हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास राणा। तो आज की वीडियो में हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण मैम के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया था एंड इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो एक आम आदमी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि क्या चीजें सस्ती हो गई हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो है मोबाइल फोन्स एंड चार्जर्स एज वेल एज चार्जिंग केबल। ये बहुत सस्ती होने वाले हैं आने वाले टाइम में। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस पर भी हमें काफी ज्यादा प्राइस रिडक्शन देखने को मिलेगा। ये अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अभी जो नया बजट आया है उसमें हम देख रहे हैं कि जो उस पे ड्यूटी है वो रिड्यूस कर दी गई है, तो प्राइस में गिरावट देखने को मिली। इवन बजट के दिन भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा देखें तो कैंसर ड्रग्स में हमें काफी ज्यादा छूट देखने को मिलेगी। सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी प्राइस की। एज वेल एज हम देखेंगे जो आर्टिफिशियल आपके जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, राइट, ये जो आर्टिफिशियली लगाए जाते हैं तो उनमें भी उनके भी प्राइस यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली। इसके बाद देखें वो प्रोडक्ट्स जिनमें हमें प्राइस एनहेंस होता दिखेगा वो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत यूज किया जाता है। एंड अभी जो बजट आया उसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बात की गई है, राइट, उसको ग्रो करने की बात की गई। एंड एग्रीकल्चर में जो आपका न्यूट्रिशंस होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। तो उसमें हमने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखने वाला है। इसके अलावा जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होता है, उसके प्राइस हमें रिड्यूस होते हुए दिखेंगे, राइट, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, वो इन्वायरमेंट में हमेशा रहेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एंड एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के लिए यह स्टेप लिया गया है। फूड इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि इरेगुलर मानसून हो रहा है, तो उससे जो फूड के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, उसको कंट्रोल करने की बात की गई। एंड जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो 4 से 4.5% के बीच में रखने की यहाँ पे बात की गई है। इसी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्टेप हम देखेंगे इन गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया कि मुद्रा लोन्स, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन पहले प्रोवाइड कराया जाता था, अब उसको एनहेंस करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। जिससे क्या होगा, लोगों में ज्यादा पैसा जाएगा उनके पास, उनको फाइनेंशियली ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड वो अपने बिजनेसेस को, एमएसएमईज को और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। एमएसएमईज की बात करें तो एमएसएमईज में हम देखेंगे कि इंडिया में आर्टिशियंस, जो आपके प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं, उनको बूस्ट करने की यहाँ पे बात की गई है, राइट। जो छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो आपके कोई भी आर्टिफैक्ट हो, राइट, चाहे छोटी पेंटिंग हो, चाहे कोई म्यूरल पे आपकी स्कल्पचर हो, या फिर आपका अगर हम देखें पेड़ पौधे से रिलेटेड आपके गमले भी हम ये देखते हैं, नए नए इस हिसाब के गमले बनाए जाते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे बूस्ट लाने की बात की गई। और वो हम देखते हैं कि ओएनडीसी पे भी यहाँ पर ये चीजें एनहेंस करी गई थी, राइट। आप कोई साड़ी बनाते हैं, किसी स्पेशल लोकेशन की आपकी कोई इंपॉर्टेंट साड़ी है, तो उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड एक प्रॉपर इकोसिस्टम यहाँ पे बनाने की बात की गई, ताकि इंडियन जो आर्टिशियंस हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, उसको ऑडियंस इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पे भी मिले, ताकि एक ज्यादा उनको ऑडियंस मिल सके, उनकी ज्यादा बड़ी मार्केट हो सके एंड अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर सके। इंडिया में अगर हमें और तेजी से ग्रो करना है तो हमें इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करना पड़ेगा, और इसके लिए भी हम देख रहे हैं कई स्टेप्स लिए गए हैं। इवन यहाँ पे बोला गया कि हमें चाइना की हेल्प लेनी चाहिए एंड चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनको अलाउ करना चाहिए कि वो यहाँ पर इंडिया में आकर अपना प्लांट सेटअप करें एंड उसको ऑपरेट करें। इवन अभी भी हम देखते हैं काफी चाइनीज जो हम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चाइना से मशीन इंपोर्ट करते हैं। इवन उसमें अगर कोई दिक्कत भी आ जाती है, उसके रिपेयर के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए भी हमें एक चाइनीज ऑफिशियल बुलाना पड़ता है इंडिया में, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, उस मशीन को रिपेयर कर सके, उसको ऑपरेट कर सके। तो क्यों ना हम चाइनीज इन्वेस्टर्स, चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको अलाउ करें एंड इंडिया में उसकी इन्वेस्टमेंट अलाउ करें, जिससे क्या होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत बढ़ेगी। क्योंकि अभी करंट में हम देखें तो चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से चाइना में बहुत क्राइसिस आ गया है। एक सेक्टर से जो फायर है वो दूसरे सेक्टर में फैल गई है, तो उनको भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा एंड इंडिया में हमें देखेंगे इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। इवन हम देखते हैं कि चाइना से लोग बाकी कंट्रीज इंपोर्ट नहीं कराना चाहती सामान, राइट, तो उसकी वजह से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रही है। तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं एंड चाइना को अलाउ करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर इसमें यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर एंड यहाँ से प्रोडक्ट को बाहर भेजा जाए। देन गवर्नमेंट के द्वारा जॉब मार्केट को एनहेंस करने के लिए, ताकि नई जॉब्स क्रिएट कर सकें एंड उससे लोगों को बेनिफिट हो, यहाँ पर कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। टू बी प्रिसाइज 3 स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, जिसमें से पहली स्कीम रहेगी कि जो भी फर्स्ट टाइम जॉब सीकर होगा, जो भी फर्स्ट टाइम उनका ईपीएफओ अकाउंट बनेगा, तो उनको 15,000 रुपए तक का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। 15,000 रुपए उनके अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट किए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा।
फिर आ जाती है स्कीम बी, जिसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने की बात की गई एंड इसके अंडर 30 लाख से भी ज्यादा युवकों को बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। देन आ जाती है स्कीम सी, इसके अंडर सरकार जो भी आपका एम्प्लॉयर है उनको आपके अकाउंट में ईपीएफओ का जो अमाउंट वो ट्रांसफर करते हैं उसमें रिबेट मिलेगी एंड 3,000 रुपए पर महीना आने वाले 2 साल तक उनको सरकार रिफंड करेगी जो वो अमाउंट ईपीएफओ में डालेंगे। इससे एम्प्लॉयर पे भी थोड़ा लोड कम होगा। तो आपको क्या लगता है ये जो 3 स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं इससे कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या हम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं? फिर यहीं पर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में उनकी कैपिटल अमरावती को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं एंड बिहार की बात करें तो 26,000 करोड़ यहाँ पे अलोकेट किए गए ताकि वहां पे हाईवेज को डेवलप किया जा सके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा सके ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो एंड लॉजिस्टिक अच्छी हो सके। अब बात करते हैं टैक्स की। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा रूल लाए जिससे हमारे टैक्स कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही देखने को मिला, बहुत सारे टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। तो कुछ टैक्स अगर देखें जो आपकी इनकम के बेसिस पे लगेगा वो है 0 से 3 लाख तक को आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख तक की इनकम के लिए आपको 5% टैक्स देना होगा, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% एंड 15 लाख से ऊपर इनकम होती है आपको 30% का टैक्स देना होगा। सरकार के हिसाब से कोई भी टैक्स पेयर अब यहाँ पे 17,500 रुपए तक की इनकम अपनी सेव कर सकता है अगर ये नए टैक्स को फॉलो करे। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट रहेगा सैलरी इनकम एम्प्लॉयज के लिए वो 50,000 से बढ़ा के 70,000 रुपए कर एंड जो फैमिली पेंशन की लिमिट है उसको 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। फिर आजकल हम देख रहे हैं हर कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन सरकार ने वहां पर भी कोई रिबेट नहीं दी, बल्कि वहीं पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी, जो कि पहले 15% था उसको बढ़ा के 20% कर दिया। जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसको भी बढ़ाकर 10% से 12.5% कर दिया है। ये तो हो गई स्टॉक्स की बात। अब बात करते हैं आपके रियल एस्टेट सेक्टर की। यहां पर भी सरकार के द्वारा काफी बड़े चेंजेस किए गए हैं। अगर हम उनको देखें, फॉर एग्जांपल आपका जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था लोगों को जब वो प्रॉपर्टी सेल करते थे उसको खत्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज अभी हमें देखने को मिला है। इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे होता था, मान लो आपने एक प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की खरीदी कुछ टाइम पहले, राइट, और अब आपकी उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए की बेच रहे हैं, तो जो डिफरेंस था वो 99 लाख रुपीस हो गया। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट से जो जब 1 लाख रुपए की जो चीज थी वो 10-15 साल बाद अब आप बेच रहे हैं, से फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस हो गई, तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में जो 50 लाख रुपीस बचे आपको उस पे टैक्स देना पड़ता था। पहले वो था 20% का कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अब क्या नया रूल आया है कि अगर आपने कभी भी 1 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी होगी, कोई भी अमाउंट की प्रॉपर्टी खरीदी, से फॉर एग्जांपल 1 लाख की, और अब आप उसको 1 करोड़ की बेच रहे हैं, तो आपको 99 लाख रुपीस पे टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स है 12.5% का। इससे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं जिन लोगों की, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। लेकिन इसका एक और सुझाव होता है, क्या आपका जो भी प्रॉपर्टी का पैसा होता है आप उसको कहीं खुद यूज ना करके 1 या 2 साल के अंदर आप उसको किसी ऑलरेडी बिल्ट हाउस में, किसी बिल्ट हाउस में अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। यहीं पे अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो इवन मार्केट में ये न्यूज थी कि जो ट्रेडिंग है, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की सेविंग खत्म हो गई है एंड ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बैंक में पैसा ना रखकर म्यूचुअल फंड्स करते हैं या फिर स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, ऑप्शंस में डालते हैं, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बैंक्स के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहीं पर एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो आपका फ्यूचर्स पे एंड ऑप्शंस पे था, वो सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग पे बात करें एसटीटी, वो 0.062% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। एसटीटी ऑन फ्यूचर्स फ्रॉम 0.012% बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। हम जानते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में पिछले साल के मुताबिक 43% से रिड्यूस होती हुई देखी। तो एफडीआई को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया जहां पे जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता था उसको निल कर दिया गया, राइट। जो फंडिंग टैक्स हमें देखने को मिलता था उसको ऑलमोस्ट 0 कर दिया गया है। इससे क्या होगा, पहले जो भी लोग बाहर के एफडीआई हमारे इंडिया में आता था, किसी भी स्टार्टअप में पैसी फंडिंग आती थी तो सरकार को उसमें से टैक्स मिल देना पड़ता था किसी भी स्टार्टअप को। अब वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो सारा पैसा फंडिंग, आपकी सारा अमाउंट आपके स्टार्टअप के पास जाएगा। तो इससे स्टार्टअप्स में फंडिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
यहीं पर देखें तो स्पेस सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ किया जा रहा है। स्पेस सेक्टर में भी इंडिया बहुत हेविली बैट कर रहा है एंड इवन प्राइवेटाइजेशन में अगर हम देखें तो जो एफडीआई है यहां पर 100% अलाउ कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अब हम देखेंगे ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स भी हटा दिया है, फंडिंग टैक्स हटा दिया है, इससे और ज्यादा स्पेस इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यहां पर इंडिया में फंड करना चाहती हैं एंड इंडिया के स्पेस सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहती हैं। इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं अब बूम आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जो डिवाइड है, जो जरूरत है घर की और ऑलरेडी जो घर है उसमें बहुत ज्यादा कमी अभी देखने को मिलती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार की एक स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको यहां पे बूस्ट करने की बात की गई एंड यहां पे आने वाले टाइम में हम देखेंगे 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे करने की बात की गई, ताकि लोगों को 2 करोड़ से भी ज्यादा उनके लिए घर यहां पर बनाए जा सके। हम जानते हैं आज के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बूम किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम देखेंगे नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपके ड्रोन्स, आपका सैटेलाइट का डाटा यहां पे यूज किया जाता है, ताकि फार्मर्स को मोर इंफॉर्मेटिव अप्रोच दी जा सके, उनको ज्यादा डिसीजन में हेल्प किया जा सके कि उनको कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो यहीं पर हम देखेंगे बजट में भी उनके लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज आई है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। हम यहां पे देखेंगे 1.52 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए सरकार के द्वारा फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। हम यहां पर देखेंगे 109 से भी ज्यादा हाई यील्डिंग सीड्स को यहां पे लाने की बात की गई, ताकि फार्मर्स के लिए और अच्छे से वो हाई क्वालिटी सीड्स को ग्रो कर सके एंड जो फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर में मॉनसून की वजह से, उस पर हमारी क्रॉप्स यील्डिंग पे ज्यादा इफेक्ट ना आए। आने वाले 3 साल में हम देखेंगे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके ऊपर भी बहुत काम किया जाएगा एंड एआई एंड मशीन लर्निंग के आने से डेफिनेटली फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ड्रोन से आप इजीली स्प्रे कर सकेंगे, बहुत सारे चेंजेस, और हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी जॉब जनरेशन होने वाली है आने वाले टाइम में।